हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन चैनल। आज मैं बच्चों आपको भूगोल और आपदा प्रबंधन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की उत्तर सहित जानकारी दूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बताना है। भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बताना है। इसका आंसर है, भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। यह जलमार्ग वर्तमान में प्रयागराज से हल्दिया के बीच गंगा नदी पर विकसित है। ये कहाँ है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच गंगा नदी पर विकसित जलमार्ग है। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। यह कहाँ है? यह जलमार्ग सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। यह जलमार्ग सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका है। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। यह जलमार्ग कोल्लम से कोट्टापुरम तक चंपाकारा और उद्योगमंडल नहरों सहित पश्चिमी तट पर विकसित है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। यह जलमार्ग गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के सहारे 105 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 105 किलोमीटर में फैला हुआ है। पांडुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पांडुचेरी में फैला हुआ है। इस तरह हमने देखा बच्चों कि भारत की प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग 4 इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टा मृदा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। डेल्टा मृदा की विशेषताएं लिखिए। तो देखते हैं इसका आंसर। डेल्टा मृदा क्या है? यह जलोढ़ मृदा का ही एक रूप है, किंतु यह नदियों द्वारा अपने मुहाने पर तलछट जमा करने से बनती है। यह कैसे बनती है? यह नदियों द्वारा, यानी 2 या 2 से अधिक नदियों द्वारा अपने मुहाने पर तलछट जमा करने से बनती है। इस प्रकार की मृदा चिकनी होती है। कैसी होती है? चिकनी होती है, किंतु यह दलदली होने के कारण मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। यह दलदली होने के कारण यह मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसका आंसर देखते हैं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास संसाधनों पर निर्भर करता है। यानी कहने का अर्थ है, हम लोगों का किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास सभी संसाधनों पर ही निर्भर है। संसाधनों, विशेषकर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं मानव संसाधनों की कुशलता पर ही औद्योगिक केंद्रों का विकास निर्भर करता है। औद्योगिक केंद्रों का विकास समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है। औद्योगिक केंद्रों का विकास समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है। इसलिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। संसाधनों के अविवेक उपयोग से
अविवेकपूर्ण उपयोग से यानी दुरुपयोग से विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर स्पष्ट करना है। इसका आंसर देखते हैं। कृषि आधारित उद्योग वैसे उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में कृषिगत उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उसे कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में कृषिगत उत्पादित वस्तुओं के यानी कृषि से उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, उसे कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे वस्त्र उद्योग के लिए कपास कृषि से प्राप्त होता है। जूट उद्योग के लिए जूट कृषि से ही प्राप्त होता है। चीनी उद्योग के लिए गन्ना कृषि से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार खाद्य तेल कृषि से, चावल दाल उद्योग इसका चावल और दाल कृषिगत से ही प्राप्त होता है, अर्थात कृषिगत वस्तुओं पर निर्भर है। प्रायः ऐसे उद्योगों की स्थापना बाजार के निकट की जाती है, क्योंकि कच्चे माल को कम खर्च में स्थानीय क्षेत्र से परिवहन कर लाया जा सके, यानी आसानी रूप से उसको परिवहन किया जा सके। अब देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। ये एक ऐसा उद्योग है, विभिन्न खनिजों के आधार पर जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। विभिन्न खनिजों के आधार पर जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, ये भी खनिज पर आधारित है। एल्युमिनियम उद्योग खनिज पर आधारित है। अभ्रक उद्योग आदि ऐसे उद्योग हैं जो खनिजों पर आधारित है। खनिज आधारित उद्योगों कच्चे माल के स्रोत के आसपास ही स्थापित किए जाते हैं। ऐसे उद्योगों की स्थापना में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बफर स्टॉक बनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बफर स्टॉक बनाया जाता है। इसके तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीद करके उसका भंडारण फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सरल सहायता से करती है और फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसे सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। यानी वो सरकार उसका भंडारण फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायता से करती है और फिर उसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसे सस्ती दरों पर जनता को उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 6, सीमावर्ती सड़कों का क्या महत्व है? सीमावर्ती सड़कों का क्या महत्व है? तो इसका आंसर देखते हैं। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी सीमा से लगे हुए क्षेत्र, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी जो दो देशों के बीच सीमा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, के निकट विकसित सड़कों को सीमांत सड़क कहा जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होती है उसके निकट जो सड़क होते हैं वो सभी सीमांत सड़क के अंतर्गत आते हैं। सामरिक महत्व वाली इन सड़कों का निर्माण एवं देखरेख सीमा सड़क संगठन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। भारत में वन संपदा की वृद्धि के उपायों का उल्लेख करना है कि जिससे वन संपदा की वृद्धि
हो। तो इसका आंसर देखते हैं। भारत में वन संपदा की वृद्धि हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, काटे गए वृक्ष या क्षेत्र पर पुनः वृक्षारोपण करना, यानी जिस क्षेत्र पर वृक्ष काटे जाए उस पर पुनः वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। दूसरा, वनों से केवल परिपक्व वृक्षों को ही काटना चाहिए। इसका अर्थ है कि वनों से केवल ऐसे वृक्षों को काटा जाए जो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, वनों में अग्निरक्षा पथ और अग्निरोधक पथ की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दावानल की उपस्थिति न हो। चौथा नंबर, वृक्षों की बीमारियों एवं कीटाणुओं से बचाव हेतु वायुयान द्वारा दवा के छिड़काव की व्यवस्था करनी चाहिए। पांचवा, सामाजिक वानिकी, क्षतिपूर्ति वानिकी एवं विशिष्ट वानिकी की कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना चाहिए। छठा, अपार्टमेंट संस्कृति के लिए निश्चित क्षेत्र पर वृक्षारोपण की व्यवस्था करनी चाहिए। सातवां, वृक्षों की अवैध कटाई पर अंकुश लगाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को संरक्षित किया जा सके। 8 नंबर, वृक्ष की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए जिससे लोग जागरूक हो, वृक्षों की महत्ता को समझे और उसका दुरुपयोग न करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसके आंसर देखते हैं। भूमंडलीकरण का अर्थ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ना है। भारतीय कृषि 1991 के बाद से भूमंडलीकरण से प्रभावित हुई है। भारतीय कृषि 1991 के बाद से भूमंडलीकरण से प्रभावित हुई है। विश्व बाजार की मांग के अनुरूप भारतीय किसान फसलों की खेती कर विश्व बाजार में प्रवेश करने में सक्षम हो रहे हैं। विश्व बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए भूमंडलीकरण की नीति के बाद भारतीय कृषि में कई उल्लेखनीय एवं सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। इसके कुछ प्रभाव अगर लिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप अपनी मुफ्त सेवा प्रारंभ कर छोटे किसानों को बड़ी कंपनियों से जोड़ने का काम कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप अपनी मुफ्त सेवा प्रारंभ कर छोटे किसानों को बड़ी कंपनियों से जोड़ने का काम कर रहा है। नंबर 2, पेप्सिको कंपनी पंजाब विश्वविद्यालय के साथ मिलकर राज्य में निर्यात के लिए उत्तम किस्म के टमाटर एवं आलू के उत्पादन की योजनाओं पर कार्य कर रही है। नंबर 3, कई देशों एवं विदेशी निजी कंपनियां कृषि एवं इसके उत्पादों के विक्रय एवं व्यापार में सक्रिय हो गई है, जैसे रिलायंस कंपनी। 4 नंबर, विश्व बैंक की सहायता से 4 क्षेत्रों के 7 राज्यों में
प्रशिक्षण एवं कृषि प्रबंधन संस्थाएं खोली गई है। विश्व बैंक की सहायता से 4 क्षेत्रों के 7 राज्यों में यह प्रशिक्षण एवं कृषि प्रबंधन संस्थाएं खोली गई है। 5वां, देश में चावल और गेहूं के साथ साथ कई अन्य उत्पादों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सकारात्मक प्रभावों के साथ साथ देसी बीज, खाद एवं कृषि उत्पाद पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाली वैकल्पिक संचार माध्यमों के नाम बताना। प्राकृतिक आपदा के समय में जो उपयोग होता है वैकल्पिक संचार माध्यम, उसका नाम बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाली वैकल्पिक संचार माध्यम है, पहला रेडियो संचार, दूसरा हैम रेडियो और उपग्रह संचार। क्वेश्चन नंबर 10, बाढ़ से होने वाली हानियों का उल्लेख करना है। इसका आंसर देखते हैं। बाढ़ से होने वाली हानियों में निम्नलिखित शामिल है। पहला, मकानों का गिरना, बाढ़ में अनेक मकान धराशायी हो जाते हैं। दूसरा, फसलों की बर्बादी, यानी बाढ़ में अधिक से अधिक फसल बर्बाद हो जाते हैं। तीसरा, जान माल का नुकसान, और चौथा, महामारी फैलना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। सूखे के कारण बताना है। इसमें सूखा का कारण देना है कि सूखा आखिर किस कारण से आती है। आंसर है, सूखा के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, वर्षा का न होना सूखा का सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा, उच्च तापमान, यानी ज़्यादा तापमान होती है तो भी सूखा का कारण बनता है। और तीसरा, सामान्य से कम वर्षा होना भी सूखा के कारण में सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भूकंप प्रवण क्षेत्रों में किस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। भूकंप प्रवण क्षेत्रों में किस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। इसका आंसर देखते हैं बच्चों। भूकंप प्रवण क्षेत्रों में मकान बनाने के समय निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, नींव को मजबूत और भूकंपरोधी बनाना चाहिए, यानी हमें अपने मकान बनाते समय नींव को मजबूत रखना चाहिए और भूकंप अवरोधी बनाना चाहिए। दूसरा, TLUX आकार के भवनों को छोटे छोटे आयतों में बांटकर बनाना चाहिए। नंबर 3, मकानों को आयताकार बनाना चाहिए। मकानों को आयताकार बनाना चाहिए जिससे वह भूकंप को झेल सके। नंबर 4, भूकंप रोधी संरचना तथा 2 मकानों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। और नंबर 5, मकान निर्माण के पूर्व स्थान विशेष की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए जिससे पता लगे कि वहाँ कितने मंजिले तक मकान बनाना संभव है या नहीं संभव है। आशा करते हैं बच्चों कि आप सबों को ये क्वेश्चन आने वाली परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ कमेंट करना हो तो ज़रूर करें जिससे यह पता लगे कि कहाँ कमी या बेसी है।
अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।